नमस्ते, आप सबका स्वागत है राजपाल फेसबुक पेज पर। मैं मीरा जौहरी हूँ और मैं कुछ राजपाल एंड सन्स के बारे में और इनके संस्थापक और अपने पिताजी विश्वनाथ जी के बारे में आपसे कुछ बताना चाहूँगी। राजपाल एंड सन्स का संस्थापन 1912 में हुआ था लाहौर में और ये इसका संस्थापन मेरे दादाजी महाशय राजपाल जी ने किया था। वो छोटी उम्र में ही उनकी हत्या हो गई और उसके बाद मेरे पिताजी विश्वनाथ जी को बागडोर राजपाल एंड सन्स की संभालनी पड़ी और करीबन 60-65 वर्ष तक मेरे पापा ने ही इसका नेतृत्व किया और उनका जन्म मेरे पिताजी का जन्म 1920 में हुआ था, 27 जुलाई 1920 में। तो ये 2020 उनका जन्म शताब्दी वर्ष रहा है और इसलिए पिछले साल 27 जुलाई से हम हर महीने की 27 को एक विशेष कार्यक्रम करते हैं, जिसमें उनको याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और साहित्य के जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो जन्म शताब्दी उत्सव की कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं वो है वरिष्ठ साहित्यकार सुधा अरोड़ा जी और उभरती कहानीकार आकांक्षा पारेख काश्यप जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि आर्थिक कमाई से अधिक जो उन्होंने अपने 6 दशकों में प्रकाशन की दुनिया से कमाया, वो है जो लेखकों के साथ उनकी दोस्ती, उनके साथ पारिवारिक संबंध। और जिन 2 आज हम साहित्यकारों की कहानी पाठ करने जा रहे हैं, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी, उन दोनों के साथ पापा के बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। मोहन राकेश का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन सबसे राजपाल एंड सन्स से ही प्रकाशित हुआ और उस नाटक के प्रकाशन से ही पापा की मुलाकात और फिर दोस्ती का लंबा सिलसिला मोहन राकेश जी के साथ शुरू हुआ। मोहन राकेश जी की जब मृत्यु हुई तो मैं काफ़ी छोटी उम्र की थी, तो मुझे कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं है कि उनसे मुलाकात हुई हो। लेकिन हाँ, उनके जाने के बाद उनकी पत्नी अनीता राकेश जी से मैं लगातार मिलती रही हूँ और अब भी मिलती रहती हूँ। तो यूँ कहें कि उस जो पापा ने कड़ी शुरू की थी, वो आज भी चल रही है। और कमलेश्वर जी के साथ तो मैं भी बहुत बार मेरी मुलाकात हुई, मेरा सौभाग्य है और उनसे कई बार बैठ के लंबे गप्पें भी हुई। वे मेरे पापा के घर आते थे, मैं भी उनके सूरजकुंड वाले घर में कई बार गई और उनके जाने के बाद उनकी पत्नी गायत्री जी के साथ भी बहुत प्यार का संबंध रहा और उनके जाने के बाद आज भी उनके जो बेटी हैं और दामाद हैं, उनके साथ बहुत ही एक मधुर संबंध है। तो बहुत अच्छा लगता है कि साहित्य के साथ एक जो पारिवारिक संबंध जुड़ता है, वो लगातार चल रहा है। साहित्य में कोई विभाजन नहीं होता, जो साहित्य आज से 100 साल पहले लिखा गया, उम्मीद है कि अगले 100 साल तक भी चलता रहेगा। तो इसीलिए सोचा कि जो पुरानी पीढ़ी के साहित्यकार हैं, उनकी अच्छी कहानियाँ आज के कहानीकार की ज़ुबानी सुनेंगे तो एक कड़ी जुड़ती है और जो आज के जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, उनको एक और किस्म का आनंद आएगा क्योंकि पढ़ने में जो मज़ा है वो और तरह का है, सुनने में और तरह का आनंद है। और यह ये तो नहीं है कि हम उन्हीं के बदौलत सुन पाएँगे, लेकिन किसी भी साहित्यकार से कोई कहानी सुने तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ वो विशेष अपना ज़रूर जोड़ देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की शाम बहुत यादगार रहेगी और इसी बहाने हम साहित्य में एक और कड़ी जोड़ेंगे और पापा को श्रद्धांजलि देंगे। तो सबसे पहले मैं सुधा अरोड़ा जी, आपको आमंत्रित करूँगी कि आप कहानी पाठ करें, मोहन राकेश की जो कहानी है, परमात्मा का कुत्ता। लेकिन उससे पहले मैं आपका थोड़ा-सा परिचय दे दूँ। मुझे लगता है कि सुधा जी जितनी आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, उतनी आपकी साहित्य में सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर मैं देखूँ कि
2004 के बाद जितनी आपकी किताबें प्रकाशित हुई हैं, शायद शुरुआती दौर में उतनी नहीं हुई। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे कहते हैं ना, वाइन जैसे एज के साथ बेटर होती है, मुझे लगता है जो लेखक है जितना उसका अनुभव होता है, जितनी उसकी साधना और उस पे तपस्या होती है, लेखन उतना ही बढ़िया होता है। सुधा जी ने एक कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं और इसके अतिरिक्त स्त्री विमर्श पर बहुत गंभीर काम किया है और एक किस्म से महिला एक्टिविस्ट भी हैं, क्योंकि लेखन के अलावा भी बहुत क्षेत्रों में ये स्त्री विमर्श में बहुत इनकी प्रखर आवाज है। आपकी कई कहानियां अलग भाषाओं में अनुवादित भी हो चुकी हैं। इसके अलावा नाटक और एकांकी भी लिखा है। अब मुझे नहीं पता आगे क्या लिखने जा रही हूँ, वो तो यही बता पाएंगी जब इतनी विधाओं में लिख चुकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी। अब मैं अनुरोध करूंगी कि आप कहानी पाठ करें। नमस्कार मीरा जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। और ये जानकर, इतनी मुझे जानकारी नहीं थी कि ये प्रकाशन लाहौर में शुरू हुआ था। जी, ये खास जानकारी है। आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरी पैदाइश लाहौर की है। मालूम है। जी, और आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, मेरे पिता का भी ये जन्म शताब्दी वर्ष है, अरे वाह। 2021। लेकिन ये प्रकृति की कृपा रही कि उन्होंने 98 साल तक जिंदगी जी और अभी 2019 की पहली जनवरी को उनकी, तो 98 साल तक, और वो बहुत सक्रिय थे, अपने उम्र के आखिर तक सक्रिय थे और साहित्य से बहुत जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं आपके पिताजी विश्वनाथ जी को नमन करते हुए कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाकई उस वक्त के जो प्रकाशक थे, उनके लिए प्रकाशन सिर्फ व्यवसाय नहीं था, एक पैशन था, बहुत बड़ा पैशन था। और मुझे मालूम है कि और भी ऐसे कई प्रकाशक दूसरी भाषाओं में भी हुए हैं जिन्होंने सारी पांडुलिपियां वो खुद पढ़ते थे और लेखकों से बाकायदा उस पर चर्चा करते थे। जैसे आपने पिछली बार बताया था कि उन्होंने रांगे राघव के उपन्यास पुराना किला का शीर्षक कब तक पुकारूं दिया था। ये कितनी ऐतिहासिक बात है कि तब के प्रकाशक आपको इतने अच्छे नाम सुझाते थे और इतना दखल रखते थे और इतनी जिम्मेदारी से किताब को लेते थे। यहाँ एक और बात कहना प्रासंगिक नहीं होगा। अभी जो लोक भारती प्रकाशन है, ये जो ग्रोवर बंधुओं ने शुरू किया था, मेरी पहली किताब लोक भारती से आई थी। और अभी जो आई है किताब 50 साल के बाद, वो लोक भारती से आई है। दो कहानी संग्रह 50 साल के अंतराल में, पहले 1965 में आया, फिर 2015 में आया। अरे वाह। और उनके पास इतने संस्मरण हैं, महादेवी वर्मा, निराला, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, महाश्वेता देवी, के इतने संस्मरण हैं उनके पास। मैं उनको कहती रहती हूँ कि आप अपने पूरे संस्मरणों की गाथा लिखिए। अब वो 90 साल के हो चुके हैं, शायद लिखें। तो मीरा जी, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये प्रकाशक की ये जो परंपरा थी, उसको आप फिर से दोहराएंगी और ये पुरानी मिसाल फिर से कायम करेंगी। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं मोहन राकेश जी पर आती हूँ। आपने कहा है कि उनके बारे में मैं थोड़ा सा अपने संस्मरण भी बताऊं। तो छोटी छोटी मुलाकातें थी उनसे। पहली बात तो मोहन राकेश जी बहुत ही खुले व्यक्तित्व के, जो अंदर था वही बाहर था, और बड़े खुले व्यक्तित्व के और पारदर्शी व्यक्तित्व के। राकेश जी को मैंने पहली बार देखा था 1964 में, कोलकाता
का शिक्षायतन, श्री शिक्षायतन कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ। और वो कॉलेज बहुत से ऐतिहासिक आयोजन करता रहा है हिंदी साहित्य के। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन था, कथा यात्रा करके। उसमें एक कथा समारोह, सॉरी, कथा समारोह 1964 का। उसमें 3 पीढ़ियाँ आई थी। धर्मवीर भारती, अज्ञेय और राजेंद्र यादव, मन्नू जी, कमलेश्वर जी, और नई पीढ़ी भी आई थी, दूधनाथ सिंह वगैरह। तो उस दौरान 3 दिन का सेमिनार था। उसमें हमने बहुत जबरदस्त पीढ़ियों का दंगल देखा था। और मैंने ये देखा था, ये मुझे भूलता नहीं है, कि अज्ञेय जी अलग तरह की हस्ती थे और मोहन राकेश बिल्कुल अलग तरह की। अज्ञेय जी एक एक शब्द ऐसे बोलते थे जैसे मुंह से मोती झर रहे हैं, एक एक शब्द एक इन्होंने। और राकेश जी ऐसे बोलते थे बिल्कुल जैसे आग उगल रहे हैं। तो एक घटना मुझे याद है कि एक सेशन था, उसमें राकेश जी पिछली पीढ़ी की आलोचना कर रहे थे, जैनेन्द्र अज्ञेय वाली पीढ़ी की। और वो बोलते बोलते इतने आवेश में आ गए कि मंच पर जो डायस था, डायस पूरा माइक समेत वो उलटने को हुआ। इतने ज्यादा वो जोश में आवेश में आ गए थे। खैर वो बचा लिया उन्होंने, खुद ही संभल गए वो। पर हम लोग, जो जिसने भी वो कथा समारोह देखा था, वो इस बात को कभी भूले नहीं। और इस कथा समारोह के बाद ही धर्मयुग में एक श्रृंखला, शायद 2 किस्तों में या 3 किस्तों में आई थी, कमलेश्वर जी की लिखी हुई अय्याश प्रेतों का विद्रोह। अय्याश प्रेतों का विद्रोह, ये मुझसे इतने लोग कहते हैं कि वो आपके पास हो तो दे, पर हमारे पास है नहीं। पता नहीं वो कहीं छपा है या नहीं छपा, पर ये एक बहुत बहुत ज्यादा चर्चित और विवादास्पद, इतना ज्यादा रहा था कंट्रोवर्शियल, कि इस पे महीनों तक धर्मयुग में पत्र छपते रहे थे और सब जगह इसके बारे में बात हो रही थी। और उन्होंने नए लेखकों को भी धराशायी किया था और पिछली पीढ़ी के लेखकों को भी। एक और बहुत दिलचस्प चीज मैं बताना चाहती हूँ। 1965 में मेरी जो पहली रचना किसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वो कहानी नहीं थी। वो मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे पर एक पाठिका का पत्र था, कुछ सवाल थे, जिसका अगले अंक में उन्होंने बहुत लंबा जवाब दिया था। तो राकेश जी से ये मेरा पहला प्रत्यक्ष संवाद था। और उस पत्र की पहली लाइन थी, प्रिय चाचा जी। अब ये कहते हुए मुझे हंसी भी आती है कि चूंकि राजेंद्र यादव को मैं चाचा जी कहती हूँ, इसलिए मैं आपको भी इस संबोधन से लिख रही हूँ। और उसके बाद पूरा एक पाठिका की तरह। तो उन्होंने मुझे काफी मतलब बहुत संभ्रांत भाषा में मुझे डांटा भी था उसमें। और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, 1965 में मैंने शिक्षायतन कॉलेज से बीए ऑनर्स किया था। और यूनिवर्सिटी में टॉप करने के लिए मुझे जो किताबें पुरस्कार में मिली थी, वो आपके राजपाल एंड सन्स की 5 किताबें थी, जो श्रेष्ठ कहानियां सीरीज में थी। और वो श्रृंखला बहुत चर्चित रही थी। और उसमें आपके पापा ने सभी लेखकों से बड़े आत्मीय एक श्रृंखला लिखवाई थी, मेरा हमदम मेरा दोस्त, जिसमें राजेंद्र यादव ने मन्नू भंडारी पे लिखा था, मोहन राकेश पर राजेंद्र यादव ने लिखा था, ऐसे ही रेणु जी पर भी थी। तो ये श्रृंखला बहुत चर्चित हुई थी। उम्मीद है आप इस श्रृंखला को रिवाइव करेंगे, अगर ये ठंडे बस्ते में चली गई है तो। इसके बाद सन 68 की बात बताऊं, श्यामानंद जालान वहाँ कोलकाता के बड़े मशहूर नाट्य निर्देशक थे। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया और कई नाटकों का भी निर्देशन किया। तो मोहन राकेश के सभी नाटकों का, सभी मतलब 2 बड़े नाटकों का उन्होंने निर्देशन किया था। एक तो लहरों के राजहंस और दूसरा आधे अधूरे। तो अनामिका नाट्य संस्था जो थी, उसमें प्रतिभा अग्रवाल, डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल, जो कलकत्ता में नाट्य शोध संस्थान चलाती हैं, वो और श्यामानंद जी जुड़े हुए थे। और इन्होंने आधे अधूरे का जो शो किया था,
वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था। और एक दिलचस्प बात ये है कि मोहन राकेश जी ने रिहर्सल के दौरान अपने दोनों नाटकों में, लहरों के राजहंस में भी और आधे अधूरे में भी, बहुत सारे परिवर्तन किए। जब करते थे तो उनको लगता था कि नहीं, यहाँ ये संवाद नहीं, ये होना चाहिए। तो वो उस रिहर्सल के दौरान उन्होंने काफी उसमें बदलाव किए थे, ये शायद उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा है। लेकिन राकेश जी जब अपनी रचनात्मकता के शीर्ष पर थे, शिखर पर थे, तब प्रकृति का ये बहुत बड़ा कहर था कि उन्हें बहुत कम उम्र मिली और वो अचानक चले गए। विकिपीडिया में भी उनकी मृत्यु तिथि गलत लिखी हुई है। वे 3 दिसंबर 1972 को गए थे, 3 जनवरी को नहीं। ये मुझे इसे याद रखने की 2 बड़ी वजहें हैं मेरे पास। एक तो ये कि 1972 में हमने आईआईटी मुंबई में राकेश जी का जो पहला एकांकी था, उसका हमने पहला मंचन किया था। वो तब तक कहीं मंचन नहीं हुआ था उसका। मुंबई आईआईटी में हमने मंचन किया था इस नाटक का। नाटक नहीं, एकांकी था वो, छोटा। और दूसरा, मेरी बिटिया, बड़ी बिटिया गरिमा 1 महीने की थी, पूरे 1 महीने की थी। वो 3 नवंबर को पैदा हुई थी और 3 दिसंबर, मुझे यहाँ पे याद है, 3 दिसंबर को ही कोलकाता के अखबार दैनिक विश्वामित्र के पहले पन्ने पर जब खबर मैंने देखी थी, तो हम लोग सब बिल्कुल सदमे में आ गए थे। राकेश जी रहते तो बहुत कुछ रचते, क्योंकि वो उम्र नहीं थी उनकी जाने की और वो बहुत ज्यादा सक्रिय थे। जो उन्होंने हमें दिया वो भी बहुत है। और मैं आज राकेश जी की कहानी पढ़ने जा रही हूँ, जो आज के माहौल में बहुत प्रासंगिक है और हमेशा रहेगी। एक व्यंग्य कथा है और इस कहानी परमात्मा का कुत्ता, इसका नाट्य मंचन पिछले साल इन्हीं दिनों पवई में हेम पुष्पक जी ने किया था, जो इप्टा से जुड़े रहे हैं। लेकिन कहानी से पहले मैं राजपाल की जो ये श्रृंखला है, मेरी प्रिय कहानियां, इसमें से मैं राकेश जी की कुछ पंक्तियां भूमिका में से सुनाना चाहूंगी। ये कहते हैं, इंसान के खंडहर, जो उनका पहला कहानी संग्रह था, कि कहानियां कई दृष्टियों से मेरे बाद के प्रयोगों के साथ एक कड़ी के रूप में ठीक से नहीं जुड़ पाती। उनके शिल्प और कथ्य दोनों में एक तरह की कोशिश है, कोशिश इन्वर्टेड में, एक निश्चित तलाश का कच्चापन। यूं पाठकों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे आज भी मेरी वही कहानियां सबसे अधिक पसंद है। ये जरूरी नहीं कि एक लेखक के साथ उसके सभी पाठक उसकी बदलती मानसिकता के सब पड़ावों से गुजरते रहें। हर पड़ाव पर किन्हीं पाठकों के साथ एक लेखक का संबंध टूट जाता है और वहीं से एक नए वर्ग के साथ उसके संबंध की शुरुआत हो जाती है। ऐसा न होना एक लेखक की जड़ता का प्रमाण होगा। जीवन भर एक ही मानसिक भूमि पर रहकर रचना करते जाना केवल शब्दों का व्यवसाय है और कुछ नहीं। तो राकेश जी अपने वक्तव्यों में भी आप देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जो उनको कहना था उसमें कोई इधर उधर नहीं करते थे वो। तो अब मैं कहानी पर आती हूँ, परमात्मा का कुत्ता। बहुत से लोग यहाँ वहां सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम मनाने आए हों। कुछ अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियां सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वालों का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास छोटा मोटा क्यों लगा था।
नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की फुर्सत नहीं थी। सफेद दाढ़ियों वाले 2-3 लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी नवीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वह हवा से उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मोड़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को रट्टा मार रहा था। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। फाइलें बगल में दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की ओर जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होंठ हिलते थे, कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौवे पूंछ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। तब 75 वर्ष की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंजल के अलावा कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी वह अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई जमीन की हकदार हो पाती है या नहीं। अंदर हॉल में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखी अपनी ताजा गजल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह जरूर उसने शमा के किसी पुराने अंक से उड़ाई है। अजीज साहब, ये शेर आज ही कहे हैं या पहले कहे हुए शेर अचानक याद हो आए हैं? सांवले चेहरे और घनी मूछों वाले बाबू ने बाई आंख को जरा सा दबाकर पूछा। ये बिल्कुल ताजा गजल है, अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वजन पर और कोई चीज कही गई हो तो याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरे को टटोलते हुए हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवाना तो कोई रिसर्च दा ही मुर्तब करेगा। एक फरमाइशी कहका लगा जिसे शी शी की आवाजों ने बीच में ही दबा लिया। कहकहे पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वह 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। साहब के कमरे से घंटी बजी। चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया, वैसे ही वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपरासी से काम क्या करवाया था कमिश्नर साहब ने? चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागजों पर एक साथ दस्तखत कर दिए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताजा अंक बैग से निकाल लिया। लेटिशिया बॉल्ड्रीज का लेख कि उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है वे पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में JD रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। वो नया पन्ना खोलकर दिल के नए ऑपरेशन के बारे में पढ़ने लगे। तभी बाहर शोर हुआ। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे आज शामिल हुए। एक अधेड़ आदमी था जिसने पगड़ी जमीन पर बिछा रखी थी और हाथ पीछे करके टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगे धीरे धीरे पूरी खुल गई थी और आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींच रहा था। वह बोलता हुआ अपने घुटने पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है,
10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए कि नहीं। सालों, यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। उधर वो वक्त पूरा होगा, इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई। रस्सी की टांगे जमीन पर पुख्ता हो गई और वो सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे लेटे लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए। कई लोग उस पेड़ के पास आ जमा हो गए। 2 साल से अर्जी दे रखी है कि सालों, जमीन के नाम पर तुमने जो गड्ढा अलॉट कर दिया है उसकी जगह कोई दूसरी जमीन दो। मगर 2 साल से अर्जी यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई। वह आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है, इस मेज से उस मेज तक अर्जी के जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो, मैं आ गया हूं आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर। ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है। 7 साल की भूखमरी के बाद सालों ने मुझे दी है जमीन, 100 मरले का गड्ढा। उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियां रखूंगा? अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले दे दो, लेकिन जमीन तो दो। मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूं, अर्जी वक्त ले रही है। चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पर चूड़ियां और आंखों में गुस्सा। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ उसके पास आया। ए मिस्टर, चल यहां से बाहर। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा, चल उठ। मिस्टर, आप यहां से नहीं उठ सकता। वह आदमी अपनी टांगे और चौड़ी करके बोला, मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता था, अब वो किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है। बेताज बादशाह, उसे कोई लाज शर्म नहीं है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता, समझे चपरासी बादशाह। अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ। अभी पुलिस के सुपुर्द करता हूँ, तेरी सारी बादशाहत निकल जाएगी। आहा, बेताज बादशाह हंसा। तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी? तो बुला पुलिस को। मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस? ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। ये मेरे भाई की बेवा है, उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था। ये मेरे भाई का लड़का है जो अभी से तपेदिक का मरीज है। इसकी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। तू ले जा आकर अपनी पुलिस, तू बुला ले अपनी पुलिस कि आकर इन सब की बादशाही निकाल दे। कुत्ता साला। अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए थे। कुत्ता साला सुनकर तो चपरासी आपे से बाहर हो गया। वो तैश में उसे बाह से पकड़कर घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाता है कि कौन साला कुत्ता है। मैं तुझे मार मार कर, और उसे अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहम कर वहां से हट गई। लड़का एक तरफ होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे आ गए। चपरासी को उस आदमी के पास से हटा लिया। चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा। कमीना आदमी, दफ्तर में आके मुझे ही गाली देता है। मैं अभी तुझे दिखा देता कि एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो। वो आदमी कहता रहा, तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूं। फर्क इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो, हम लोगों की हड्डियां चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूं। मैं परमात्मा का कुत्ता हूं, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूं और उसकी तरफ से भौंकता हूं। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर की रखवाली करता हूं। तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम पर भौंकना हमारा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। मेरा असली वैर तो तुमसे है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है।
तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मैं खुद भी भौंकता रहूंगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का नूर है, मेरे वालिद का तेज है। मुझे जहां बंद कर दोगे, मैं वहां से भौंकूंगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फाड़ दूंगा। साले आदमी के कुत्ते, जिंदगी पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिला कर जीने वाले कुत्ते। बाबा जी बस करो, एक बाबू हाथ जोड़कर बोला। बाबा जी, बाबा जी हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी ये संतवाणी बंद करो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा केस क्या है? मेरा नाम है 1226/7। मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम खा लिया कुत्तों ने। अब यही नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है। 1226/7 हूँ, मेरा और कोई नाम नहीं है। मेरा ये नाम याद रख लो, अपनी डायरी में लिख लो। वाहिगुरु का कुत्ता 1226/7। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आ जाना। तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन तकरीबन पूरी हो चुकी है। अरे मैं भी तकरीबन तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना ये है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है कि पहले मैं पूरा होता हूँ। बीच में आवाज नहीं आ रही है कहीं। कोई बात नहीं, आप पढ़िए सुधा जी। अरे मैं खुद ही तकरीबन तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना ये है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है कि पहले मैं पूरा होता हूँ। एक तरफ सरकार का हुनर है और दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। तुम्हारा तकरीबन तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन तकरीबन कफन तक पहुंच जाएगा। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके 2 लफ्ज याद किए हैं। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च के 2 लफ्ज याद किए हैं, शायद और तकरीबन। शायद आपके कागज ऊपर चले गए हैं, शायद आपकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, तकरीबन तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो तकरीबन में डाल दो, तकरीबन से निकालो शायद में फिट कर दो, तकरीबन से निकालो और शायद में गर्क कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी, शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों को घर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठा ही रहूंगा। मेरा काम होना है, आज ही होना है, अभी होना है, नहीं तो नहीं। तुम्हारे शायद और तकरीबन के ग्राहक ये लाइन में सब यहाँ खड़े हैं, ठगी करनी है इनसे करो। लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे। बैठा है बैठा रहने दो, बकता है बकने दो। साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है, लेट हिम बार्क हिमसेल्फ टू डेथ। बाबुओं के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट आया। मैं साले के दांत तोड़ देता। हम लोग हाकिम हैं और हाकिमों का कहा मानना पड़ता है, वरना। अरे बाबा शांति से काम ले, यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। भीड़ में तो कोई कुछ समझाने लगा। अब तो वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वो अपनी कमीज उतारता हुआ बोला, और परमात्मा के हुक्म से आज बेताज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। आज वो नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा। आज वो बूटों की ठोकरें खाकर प्राण दे देगा, लेकिन वो किसी की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो वाहेगुरु की पूजा करता है वो और किसी की पूजा नहीं कर सकता। तो वाहेगुरु का नाम लेकर
और इससे पहले कि वो अपने किए को किए में परिणित करता, दो एक आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। बेताज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसीलिए इन्हें आजादी दिलाई थी, ये आजादी के साथ इस तरह संभोग करें, उसकी नाम पर कलंक लगाएं, उसे टके टके की फाइलों में बांधकर जलील करें, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करें। इंसान के तन पर कपड़े देखकर बात इन लोगों की समझ में नहीं आती। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो आप कहता हूं कि मैं इंसान नहीं, कुत्ता हूं। ऐसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब कमरे से बाहर निकल आए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? आपसे मिलना चाहता हूँ साहब। वो आदमी साहब को घूरता हुआ बोला। 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलॉट हुआ है, वह गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ, ताकि सरकार उसमें एक तालाब बना दे और अफसर लोग शाम को वहां जाकर मछलियां मारा करें, या उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद करा दे। ज्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास सिर्फ अपना शरीर और 2 कपड़े हैं। 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें भी आज ही उतार रहा हूं। इसके बाद बाकी रह जाएगा सिर्फ 7 1226/7 को मार मार कर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। ये बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। कमिश्नर साहब वापस अपने कमरे में चले गए। वो आदमी भी कमीज को कंधे पर टांगे उस कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामदे करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते देता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। चपरासी ने उसके लिए चिक उठा दी और वह कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं की बुलाहट हुई और आधे घंटे के बाद बेताज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वह फिर बोलने लगा। वो की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता। भौंको भौंको, सबके सब भौंको, अपने उनके कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों भौंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधों पर हाथ रखते हुए वह सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। हयादार हो तो सालों साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जियां टाइप कराओ और नल का ठंडा पानी पियो। सरकार वक्त ले रही है, सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो। बेहयाई 1000 बरकत है। बस ऐसा रुका और जोर से हंसा। यारों, बेहयाई 1000 बरकत है। के चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से और गहरा हो गया। भीड़ धीरे धीरे बिखर कर अपनी जगहों पर चली गई। राशि की टांगें फिर स्टूल पर झूलने लगी। सामने के कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेट चाय ले आया। अर्जी नवीस की मशीन चलने लगी और टिक टिक की आवाज के साथ उसका लड़का फिर अपना सबक दोहराने लगा। PEN पेन, पेन माने कलम। HEN हेन, हेन माने मुर्गी। DEN डेन, डेन माने अंधेरी गुफा। तो ये थी कहानी परमात्मा का कुत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। मीरा जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये कहानी पढ़ने के लिए कहा। ये बहुत शानदार कहानी है और हर आपने जैसे कहा ना शुरू में कि 100 साल पहले जो लिखा गया वो अगले 100 साल तक भी रहे, ये वैसी ही कहानी है। हालांकि ये राकेश जी की बहुत चर्चित कहानियों में नहीं है, पर बहुत शानदार कहानी है। और इस पर जब मैंने नाटक देखा तभी मुझे लगा कि अरे मैंने ये कहानी क्यों नहीं पढ़ी। और इस कहानी को पढ़कर मुझे जो कहानी याद आती है
वो है कृष्ण चंद्र की जामुन का पेड़, जो कहानी पाठ्यक्रम में लगी थी और उसको हटा दिया गया। आप समझ सकती हैं कि क्यों। जी, जी, जी। इसमें 2 शब्द बहुत ही यादगार रहेंगे, शायद और तकरीबन, तकरीबन। शायद और बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आकांक्षा जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि कमलेश्वर जी की नीली झील का कहानी पाठ करें, लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय दे दूँ। आपको मैंने, आकांक्षा जी, इसलिए कमलेश्वर जी का पढ़ने के लिए कहा क्योंकि कमलेश्वर जी में मैंने एक बात देखी थी कि उनमें हमेशा एक जिसे कहते हैं यूथफुलनेस थी। मैंने कहा कि मैं ज़रूरी है कि किसी यंग राइटर को ही बोलूँ कि वो पढ़ें, क्योंकि उनमें एक ये ख़ासियत थी कि कभी भी मिलो तो हमेशा बहुत ऊर्जा, बहुत उनमें यूथफुलनेस रहती थी और बहुत एंथुसियाज़्म था हर चीज़ का। तो आकांक्षा जी पिछले 20 बरस से पत्रकारिता में हैं। फ़िलहाल आप आउटलुक में सहायक संपादक हैं और शायद पत्रकारिता की ज़मीन से ही इनको कहानियों के, मुझे लगता है, बीज मिलते हैं, उसके विचार मिलते हैं और उन्हीं के ऊपर आधारित अभी तक आपके 3 कहानी संग्रह आ चुके हैं। और जो पिछला था वो राजपालन संघ से ही निकला था, पिघलती हुई लड़की। और आपको अभी तक कई सम्मान मिल चुके हैं, मैं सम्मानों के गिनती में नहीं जाऊँगी। यही कहना बहुत है कि सम्मान इस चीज़ का संकेत है कि आपसे भविष्य में बहुत उम्मीद रखते हैं, पाठक भी और साहित्य जगत भी। तो आकांक्षा जी, अब आपसे अनुरोध है, आमंत्रण है कि आप कमलेश्वर की नीली झील का कहानी पाठ करें। नमस्ते मीरा जी। मैं विश्वनाथ जी की स्मृति को नमन करती हूँ और राजपाल एंड सन्स ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और मैं आज बहुत मतलब खुशनसीब हूँ और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि सुधा दीदी को इतना पढ़ती हूँ, पसंद करती हूँ और आज वो उस मंच पे है और मैं उनके सामने कहानी पाठ कर रही हूँ। ये मेरे लिए बड़ी बात है। मैं राजपाल से प्रकाशित पुस्तक है कमलेश्वर की मेरी प्रिय कहानियां, उसमें से नीली झील का पाठ कर रही हूँ। बहुत दूर से ही वह नीली झील दिखाई पड़ती है, सपाट मैदानों के छोर पर, पेड़ों के झुरमुट के पीछे। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे धरती एकदम ढालू होकर छिप गई हो। लेकिन गौर से देखने पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा शीशा झलकता दिखाई पड़ता है। यही वह झील है। और इसी झील पर जल पक्षियों के शिकार के लिए आए हुए अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था, कितनी खूबसूरत है यह झील, जैसे जमीन में जी हीरा जड़ा हो। झील तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता होना चाहिए। यह 30 साल पहले की बात है। और तब बस्ती से झील तक रास्ता बनाने के लिए आए हुए मजदूरों की टोली में वह भी आया था। और अंग्रेज साहब की मेम की आंखों में देखकर उसने कहा था, कितनी खूबसूरत है मेम। उसकी आंखें नीली झील की तरह लगती हैं। तगड़े और बदसूरत मजदूरों ने तब आंखें नचाकर गंदे इशारे किए थे और गहरी और भीगी जमीन में कार के पहिए फंसते ही वह सबसे पहले दौड़कर उस ओर धक्का लगाने के लिए जुट गया था जिधर मेम बैठी थी। उसका मन होता था कि बहाने से हाथ डालकर फूल सी मेम को छुए, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। और मजदूर को उसकी इस सीनाजोरी पर बड़ा गुस्सा आया था। वे भीतर ही बेहतर चाहते थे कि उसकी मरम्मत हो जाए। रात को जब पेड़ तले बीनी हुई लकड़ियों के सांझे चूल्हे जले, उस वीराने में मजदूरों में आग की लौ शैतान की तरह चमकने लगे, तो भजनू ने कांख से तंबाकू का बटुआ निकालते हुए कहा, इस साले को मेट से कहकर निकलवाया जाए। मेम जान पड़ती तो चमड़ी उतर जाती। साला आस्तिक बनता है। बनने दो, तुम्हारा क्या लेता है। भूख से क्लांत और जल्दी जल्दी बाटियां सेकते हुए होरी ने बात तोड़ देनी चाहिए। हम सबकी रोजी जाएगी। आग कुरेदते हुए एक और ने जोड़ा। तभी दूसरे पेड़ तले भद्दी सी और मोटी सी आवाज में गीत का बोल उभरा, होए मेमिए तोरी आंखियां बड़ा जुलम ढायोरी। पीतल की थालियां ठनक उठी। महिषा शैतान की तरह नाच रहा था। एक क्षण को वे सब जैसे अपनी पीड़ा भूल गए थे। महिषा गा गा कर कुछ देर तक नाचता रहा। आसमान सीप की पीठ की तरह धुंधला और काला था और झील की ओर से अजीब
तरह के सूने-सूने स्वर आ रहे थे। इसी समय तीखी आवाज में चीखता एक सारस गुजर गया। उसके बड़े-बड़े पंखों से निश्वास सा निकल रहा था। सारस की चीख की प्रतिध्वनि कुछ क्षण तक आती रही और महेशा का स्वांग रुक गया। गुदारी बाटियों और उड़द की पकी हुई दाल की महक से सबकी भूख चमक आई। बड़ी रात तक बदकही के बीच खाना चलता रहा। धीरे-धीरे चूल्हों की आग मंझाकर राख में दुबक गई और पेड़ों का अंधियारा घना हो गया। सुबह काम शुरू होते ही सैलानियों की एक पार्टी वहां आकर रुक गई। कुछ हिंदुस्तानी साहब थे और साथ में कुछ अच्छी औरतें। औरतों के कंधों पर कैमरे लटक रहे थे और साहबों के कंधे पर एयरगन और कारतूस की पेटियां। खाने पीने का सामान कंडियों में था। वह बोझ उनसे उठ नहीं रहा था। औरतों के खूबसूरत चेहरों पर पसीने का पीलापन था और साड़ियों के छोर कमर में खुसे हुए थे। धूल से बचाने के लिए साड़ियां एक तरफ से कुछ ऊंची कर ली गई थी। उन्हें देखते ही मजदूरों ने रुकने का मतलब भांप लिया, लेकिन वे अपने काम में मशगूल हो गए, जैसे उन लोगों को उपस्थिति का उनका एहसास ही न हो। पर महेशा हाथ रुककर फेंटा कसने के बहाने कनखियों से उन्हें ताक रहा था। वह इसी इंतजार में लगता था कि अभी उनमें से कोई औरत सामान उठाने के लिए कहेगी और वह मेट से की मर्जी देखकर निश्चय ही उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक औरत उसे बार बार ताक रही थी। हैरत से ताकने वाली नीली साड़ी वाली औरत ने मौका पाकर बड़ी मीठी आवाज में कहा, कोई मजदूर मिल जाएगा यहाँ? महेशा को बात जची नहीं। मजदूर चाहती है तो खोज ले, उसने ठसक से कहा। हम लोग सरकारी गैंग के आदमी हैं। कुछ इस तरह जैसे सरकार से रुपया पाकर मजदूरी करना थोड़ी ऊंची बात हो। अरे जरा सी मदद के लिए चाहिए, यह सामान झील तक पहुंचाना है। उस नीली साड़ी वाले की मीठी आवाज थी। महेशा का दिल बहक उठा। बड़पन और शान से बोला, मदद मिल सकती है तो फिर ऐसा बोलिए ना। महेशा के तुच्छ से गर्व को लक्ष्य करके वह धीरे से हंसी। महेशा एक क्षण के लिए अपलक उसके साफ दांतों को देखता रहा, फिर दौड़कर मेट के पास पहुंचा और सामान उठाने की इजाजत मांगकर चला आया। लेकिन नीली साड़ी वाली औरत उस आदमी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी जो साथ में चल रहा था। महेशा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक अजीब तरह की परेशानी उसे हो रही थी। कुछ देर तो उसने बर्दाश्त किया, फिर उसका मन हुआ कि सामान पटक कर उसी आदमी से कहे, उठाइए अपना तामझाम, मैं मजदूर नहीं हूँ। पर उनके साथ चलना भी उसे कम भला नहीं लग रहा था। उसे बोलने का मौका फिर मिला। गलत रास्ते पर मुड़कर देख वह लपक कर नीली साड़ी वाली के पास पहुंचा और एकदम से उसके अज्ञान पर जैसे चीख पड़ा, आप लोगों को रास्ता नहीं मालूम, हमारे साथ आइए, इधर से दलदल पड़ेगा। ओह दलदल! नीली साड़ी वाली कुछ ज्यादा चौंक गई। उसका यह चौंकना महेशा को बहुत अच्छा लगा। वह चौराहे वाले कोने पर रुककर इसी तरह औरतों को देख देख कर खुश होता था जब काम से छुट्टी पाता था। झुरमुट के पास पहुंचते ही सब लोग ठिठक गए। सामान वहीं उतरवा लिया गया। सभी औरतें हवा की ठंडक में अपने बालों की लटें ऊपर करती हुई या साड़ियों को संभालती हुई बेफिक्र सी बैठ गई। हल्की हल्की हवा झील की ओर से आ रही थी और छाया से कुछ सर्दी भी थी। झील के पानी के भीतर बादल तैर रहे थे और नरकुल धीरे धीरे कांप रहे थे। दूर से जिधर पानी उथला था, देवहंसों की और मुर्गाबियों और पतारी के झुंडों के चुगने की और पंख फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। देवहंस शायद सिवार खा रहे थे और मुर्गाबी घोंघे या केकड़े की खोज में मशगूल थे। पेड़ों पर चिड़ियाएं चहक रही थी। तभी नीली साड़ी वाली ने कहा, सांप, पानी का सांप। सभी कौतूहल से देखने लगे। महेशा खिलखिलाकर हंस पड़ा। कैसे समझाए इन साहबों को, वे इतना भी नहीं जानते। वह सिर्फ नीली साड़ी वाली को ही बताना चाहता था। एकदम बोला, पनिया सांप नहीं है, एक चिड़िया है वह। चिड़िया बकता है, नीली साड़ी वाली ने प्यार से कहा। ना माने तो देखती रहे। फिर इधर उधर नजर दौड़ाकर बोला, वह उस पानी में उगे ठूंठ को देख रही है। वह जो काली चिड़िया बैठी है उसी का साथी है यह सर्प पक्षी। और ये काली चिड़िया? नीली साड़ी वाली उससे बात कर रही थी और वह तन्मय होकर बता रहा था, हाँ हाँ वही। सरपक्षी तैरने का बहुत शौकीन होता है। वह भाले से काली चोंच निकाल कर तैरता है। खाता क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। मछली। उनकी आंखों में चमक आती जा रही थी और बात करने के लिए उसने बात जोड़ दी। अभी जब थक जाएगा तो किसी ठूठ पर बैठकर पंख फैलाकर और दुम फैलाकर उसे सुखाएगा। अभी निकलेगा। नीली साड़ी वाली का मुंह खुला रह गया और उसके सफेद दांतों को महेशा निहारता रहा। नकवा के सफेद पंखों की तरह धुले हुए और चमकदार। उसका मन
जाने को नहीं हो रहा था, पर मेट ने कहा था जल्दी लौटना, और फिर साथियों के कलेजे पर सांप भी तो लौट रहे होंगे। तभी एक साहब को बंदूक संभालते देख उसका मन उचाट हो गया। यह नीली साड़ी वाली भी अब बंदूक की ओर ज्यादा ध्यान दे रही थी। उसके साथ के कुछ एक साहब उसे कुछ पैसे देने के लिए आगे बढ़े। अभी एक क्षण पहले का महिसा अपना सारा आकर्षण भूलकर चल पड़ा। उसका मन भारी हो आया। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वह बंदूक घूम रही थी और कानों में चिड़ियों का शोर समाया हुआ था। हर आवाज को वो पहचानता था, उन पक्षियों की भी जो साल भर इसी झील में रहते हैं, उनकी भी जो इस ऋतु में दूर पहाड़ों से उतरकर कुछ दिनों के लिए मेहमान की तरह आते थे। उनकी हर आवाज का अर्थ समझता था। वे लड़ रहे हैं या आनंद से भरकर गा रहे हैं या साथियों को खतरे का बिगुल सुना रहे हैं। झील के पानी में किलोले करते हर पक्षी के पंखों की सरसराहट का एहसास है उसे। मुर्गा भी वह, चाहे मुर्गा भी हो, सुरखाब, जंगली बतख, चाहा, बगुला, सारस, नकटा, रेती, सरपक्षी या सोना पतारी, उनकी सीटियों की मधुर आवाजें उसके कानों में बसी हुई हैं। और तभी उसका मन उस बंदूक की याद से धड़कने लगा। उधर बंदूक चली और गोली की छूटती हुई आवाज बादलों में गूंज गई, और उसके बाद पक्षियों का कातर शोर। मन पर चोट सी लगी थी। उसका मन उदास हो आया। दूर पर साथी मजदूर काम में लगे दिखाई पड़ रहे थे। एक क्षण ठिठक कर उसने देखा। दलदल खामोश था और ऊपर से उड़कर भागती हुई चिड़ियाओं की भयातुर आवाज को शालीनता से पीता जा रहा था। मुड़कर वह तेज कदमों से लौट आया और अपने काम में जुट गया। रात को जब पेड़ों के नीचे चूल्हे जले तो महेशा नहीं था। गांव में प्याज और मसाला लाने वाले चरण सिंह ने बताया, वह तो बदमाश घी की चुपड़ी रोटी खाएगा आज। कहाँ? गांव में? भजनू ने आश्चर्य से पूछा। वहीं पंडिताई के घर चबूतरे पर बैठा मिसकोट कर रहा था लुगाई से, और वह नास मारी मुस्कुरा मुस्कुरा के बतिया रही थी। पत्तीदार बाल काढ़े और जेवर पहने साथ बैठी थी मराज साला। चरण सिंह ने पिच से थूका, प्याज की गांठ छीलकर खाने लगा। उससे कैसे आसनाई हो गई? भजनू ने तसले में आटा संभालते हुए रहस्य भरी आवाज में पूछा। तू चाहे तो तू कर ले, कौन मुश्किल है? लेकिन उस नरक में कूदे कौन? बखत था जब हमारे पीछे लग गई थी। आदत के मुताबिक चरण सिंह ने अपने बात को अपने से जोड़ दिया। कुबड़ा न होता तो शायद ब्याह रचा लेती। होरी ने जैसे चरण सिंह के कुबड़ेपन पे गहरा वार किया। बैठ जा सीधी तरह, तेरे पीछे लग गई थी। गांव के ठाकुर ने जान दे दी पर नजर नहीं मिलाई उसने। असल में उसे पैसे का गुरूर है। भजनू ने रोटी गरम तवे पर डालते हुए कहा। 10 गांव में ऐसी औरत नहीं मिलेगी। का रूप है और का काठी है, राम कसम। चरण सिंह ने सिसकारी भरी और भजनू की बात का मतलब साफ हो गया। चूल्हे की आंच में उसका कुबड़ गद्दू की तरह लग रहा था। होरी की आंख के नीचे लटका हुआ बड़ा सा मांस का लौथड़ा सूजा हुआ था। कीड़े ने काट लिया, कहते हुए उसने सने हाथ से आंख के नीचे सहलाया और बोलता गया। घी मेवा खाती है, ठसक से रहती है पंडिताइन। 40 की लगती नहीं। भजनू ने रोटी पलटी। महेशा की उम्र कितनी होगी? उसने दरियाफ्त किया। होगा 25-26 का, चरण सिंह ने बोला। फिर तो, कहकर वो शैतानी हंसी से हंस पड़ा। झील तक वह सड़क तो पूरी नहीं बन पाई, पर महेशा गैंग से बिछड़ गया। विधवा पंडिताइन ने से शादी कर ली थी। लोगों ने तरह तरह की बातें कही। किसी का कहना था जवान देखकर पंडिताइन ने फांस लिया। कोई कहता था महसा रुपया पैसा देखकर ढरक गया। जो भी हो, दोनों तरह से लोगों को यह अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि किसी को बुरा देखकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और अच्छा बनता देख उनसे देखा नहीं जाता। लेकिन महेशा ने किसी की परवाह नहीं की। पंडिताइन फिर सुहागन हो गई। इतने दिनों बाद उसकी मांग में सिंदूर और गोरे माथे पर पत्तीदार बालों के बीच बिंदिया चमचमाई तो उसका रूप दुगना हो गया। दोहरे बदन की पंडिताइन जब चांदी की गर्दन कमर में बांधकर और पैरों में झांझे जब झन्न झन्न बोलती तो लोगों के कलेजे दरक जाते। राह में साथ चलते महेशा ने पार्वती पंडिताइन कहती, तुम्हें तो जरा भी सऊर नहीं है। मर्द घरवाली के आगे आगे चलता है, साथ नहीं। लोग क्या कहेंगे? आगे चलो। और सिर पर साफा बांधे महेशा कहता, बड़ी शर्म आ गई है। शहर में मेम लोग इसी माफिक चलती हैं, बल्कि बाह में हाथ फंसा के। और बस्ती के बाजार से खरीदा चमकदार कैलासन का जम्फर झिलमिलाता देख उसका माथा गर्व से उठ जाता। पार्वती कितनी खूबसूरत है।
और एक दिन देवियों की पूजा के लिए जब पार्वती ने महावर लगाया तो चमचे में घुला लाल रंग उंगली में लेकर उसने पार्वती के होठों पर लगा दिया। पार्वती छुटाने लगी तो उसने अपनी कसम दे दी और नुमाइश से लाए शीशे को उसके सामने कर दिया। पार्वती ने लजाते हुए अपने लाल होठों को देखा और अपनी खूबसूरती को शोखी से भरकर बोली, तुम तो मेम से शादी करते, लाली पाउडर वाली से। और वह अपने को खुद किसी मेम से कम नहीं लगी थी। तभी महिषा ने उसकी गुदारी कलाई पकड़ते हुए कहा, तुम किधर से कम हो जी। और हंसी पार्वती के उजले दांतों को देखकर उसका मन खिल गया। पार्वती के दांत ठीक वैसे ही थे जैसे उसने कभी देखे थे, हंस के पंखों की तरह धुले हुए। पार्वती के कहने से उसने कलमें बड़ी बड़ी रखवाई थी, चोटी भी मोटी सी गांठ बांधता था और मूछें छोटी करवा ली थी। मेले तमाशे पर जाने के लिए बैलों की एक गोई और एक छोटा सा रब्बा भी खरीद लाया था। बैलों को खूब सजा कर रखता था। महसा हंस पड़ा। पार्वती ने उससे कहा, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने समझाया, तमाशा देखने नहीं जाओगे, लड़कपन, तुम्हें बहुत लड़कपन है। महसा हंसकर बोला, और तुम बूढ़ी हो गई हो ना, शर्म नहीं आती हमारे सामने कहते, बछिया बछड़ी से दांत है अभी, बात करती हो बड़ी बूढ़ियों की तरह। और मेले की दौड़ के लिए जाते जाते जब ऊसर से रब्बा गुजर रहा था तो पार्वती ने चतुराई से उसे मना लिया और मन में कोई मलाल लाए बिना हमेशा मेला दिखाकर बिना दौड़ में हिस्सा लिए लौट आया। बस्ती में हरदम महसा और पार्वती की बात होती रहती, पर दोनों को किसी की चिंता नहीं थी। पार्वती रुपए का लेन देन करती और सबकी चोटी अपने पांव के नीचे रखती। बस्ती में कौन था जिसे वक्त बेवक्त 4 पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए वे लोग भी जो पीछे आगे पार्वती और महेशा की कोसते, सामने आकर चिकनी चुपड़ी बातें करते। इसका एहसास था दोनों को, पर दोनों इतने मुक्त थे, कभी उन्होंने मन नहीं जलाया। महेशा निश्चिंत हो गया था, काम धाम करने की उसे कोई जरूरत नहीं रह गई थी। पर अब भी जब वह सैलानी लोगों को झील की ओर जाते देखता और उनके साथ कोई सुंदर औरत होती तो वह अपने को रोक न पाता, पीछे पीछे चला ही जाता और चाहता कि वह औरत उससे बात करे, और जब वह औरत उससे बात नहीं करती तो वह चिड़ियों में मशगूल हो जाता। शांत झील के किनारे किनारे चक्कर काटता, नरकुलों के बीच साबूदाने की तरह फैले हुए मछलियों के अंडे देखता और नील पक्षी के जोड़ों को निहारता। बगुले की को खड़ा देखता और उनके शिकार करने की प्रतीक्षा करता। देर हो जाती तो घर की याद आता ही लौट पड़ता। एक बार वह दिन भर नहीं आया, आधी रात को लौटा। पार्वती ने नाराज होकर पूछा, सीधेपन से कह दिया, जंगल तक गया था। झील पर घूम के मन नहीं भरता? पार्वती ने उलाहना दिया, तो बड़ी सफाई से बता दिया, जंगल में तीतर देखने गया था। ससुरे धूल से नहाते हैं। तीतर भीतर नहीं, तुम कहीं और गए थे, सच सच बताओ मुझे। पार्वती कुछ कड़ी हो गई। तीतर देखना था, बल्दू के घर देख लेते, वह तो तीतर लड़ाता है। पिंजरे में बंद तीतर को क्या देखना, महेशा ने कहा, मुझे कोई पालना थोड़ी है। पता नहीं लोग कैसे चिड़िया पालते हैं। तभी ऊपर आकाश में कुछ पक्षियों का झुंड उड़ता गया। उसकी आंखें आसमान में टंग गई। एकदम बोला, यह वाघ का झुंड है, देख पार्वती, अब रात भर ये मछली का शिकार करेंगे। पक्षियों के पंखों की रेशमी आवाज दूर चली गई थी। वो कुछ भी करें, तुम हमारी बात का जवाब दो, सच सच बताओ, कहाँ गए थे? ईमान से बता दिया, लेकिन इतनी रात तक तीतर ही देखते रहे। पार्वती के स्वर में शंका थी। हाँ हाँ पार्वती, माना तो करो, देखो पैरों में कितने कांटे चुभ गए हैं। लड़ना है तो सवेरे लड़ेंगे। कहकर वो आराम से टांगे फैलाकर लेट गया। पार्वती ने बात बदल दी, रुपया बहुत फैल गया है, वसूल नहीं होता, तुम जरा लोगों को डांटो डपटो, यह हमसे नहीं होगा। अच्छा सुनो, मेरा मन है कि कुछ रुपया लगा के यहाँ चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया जाए, और बन सके तो मुसाफिरों के लिए 2 कोठरियां भी बन जाएं। थके हारे लोगों को आराम मिलेगा और कुछ रुपया धर्म के कारज में लग जाएगा। ये धर्म कर्म तुम्हें कब से सताने लगा? बहुत दिन से साध है मन में। मिस्त्री को बुला के जमीन भी दिखाई थी, पर कुछ हो नहीं पाया। मर जाऊंगी तो नाम का एक मंदिर तो रहेगा, 10 दिलों में आशीष निकलेगी। पार्वती ने बड़ी सच्चाई से कही। बेबखत ये बात कैसे सूझ गई? महेशा ने पूछा। आज दिन भर यही सोचती रही। महेशा ने गौर से देखा पार्वती को। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सचमुच पार्वती उसे बहुत बदली सी लगी। आज उसे लगा कि सचमुच पार्वती उससे बड़ी है और उसके चेहरे पर नीली लकीरों का जाल बनना शुरू हो रहा है। बाहों का खिंचाव ढीला पड़ गया है, कूल्हे पर भारीपन आ गया है।
लेकिन फिर भी उसके पत्तीदार बाल उसे अच्छे लग रहे थे। क्या देख रहे हो? पार्वती ने आंचल का खूंटा ऊपर सरका दिया। महेशा चुपचाप देखता रहा, बोला कुछ नहीं। पार्वती ने फिर टोका, तो महेशा ने यूं ही कह दिया, मंदिर बनाना जरूरी है क्या? पार्वती समझ गई उसके मन की बात यह नहीं है। महेशा की आंखों में अभी जो सूनापन उसने देखा था वह कुछ और ही कह रहा था। पार्वती ने कुछ उदास स्वर में पूछा, हमसे शादी करके पछताते तो नहीं हो? ऐ महेशा इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। आज सोच सोच के बड़ा दुख हुआ। अपने सुख की खातिर हमने तुम्हें खराब कर दिया। पार्वती की आंखों में पनीलापन था। पछतावा तो होता होगा, सच सच बताना हमें। काहे का पछतावा पार्वती? महेशा ने कहा, हमने कभी ये सब नहीं सोचा, जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने कभी कुछ नहीं सोचा, शादी की बाबत भी नहीं सोचा था। पार्वती ने जैसे उसे कुरेदा। अभी तुम अपने को आजाद समझते हो, बाल बच्चे होते तो समझते। कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। चांद पर बादल आ जाने से चांदनी मटमैली हो गई थी और पार्वती का चेहरा धुंधला पड़ गया था। लालटेन चौखट में कुंडी से लटकी थी और उसकी रोशनी में खाट की अर्दावन परछाइयों की सलाखें बना रही थी। महेशा को एकाएक लगा कि शादी के बाद सब घरों में बच्चे होते हैं, उसके घर में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसने गहरी नजरों से पार्वती को देखा। इस समय की बात वह समझ नहीं पा रहा था। आखिर पार्वती कहना क्या चाहती है? घर में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे सूनेपन में उसने पार्वती के साथ कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, पर आज वह इतनी अलग सी क्यों मालूम हो रही है? हमेशा रात या दिन अकेलेपन में उसके मन में प्यार ही उमड़ा है और उससे भी कभी ऐसी उखड़ी बातें नहीं की। तुम्हें क्या हुआ है? पर महेशा ने शायद पहली बार इतना सोचकर पूछा था। पता नहीं क्या हुआ है। बस्ती का अस्पताल बहुत छोटा है, यहाँ मेरी देखभाल नहीं हो पाएगी। अस्पताल? लेकिन अस्पताल की क्या जरूरत है? महेशा की उलझन बढ़ रही थी। तुम्हारी नासमझी के लिए क्या कहूँ? यहाँ घर पर मेरी देखभाल कौन करेगा? सगे संबंधी भी नहीं, जो जरूरत बखत आ जाते। सुना है अस्पताल में तकलीफ भी कम नहीं होती, ऐसी दवा दे देते हैं डॉक्टर जी। महेशा हंसा। अब समझ पाया था वह, उत्साह से भरकर बोला, जिला अस्पताल में चली चलना, पैसा सब देखभाल करा देगा, भगवान का दिया सब कुछ तो है। लेकिन पार्वती उसकी खुशी में हिस्सा नहीं बटा पाई। उसके मन में जैसे डर समाया हुआ था। बोली, एक बात कहूँ, हमें बड़ा डर लगता है, लगता है जान चली जाएगी। बेकार डरती हो तुम। बेकार नहीं, ना जाने मन में कैसी कैसी बातें व्यापती हैं। बड़े डरावने सपने दिखाई पड़ते हैं, सांस रुकने लगती है। पार्वती ने बाहें छाती पर कस ली। तो तुम हमारे साथ लेटा करो, महेशा ने उपाय बता दिया। कुछ तो सोचा करो। हम कहें कि आजकल तुम कतराई कतराई काहे रहती हो? बेकार की बातें मन में मत लाया करो पार्वती। आ, खाट टीन में कर लें। पार्वती ने उठकर खाट पकड़ाते हुए कहा, अब इतना बाहर मत रहा करो, न जाने कब क्या हो जाए। महेशा ने खटिया से खटिया मिला ली और पाटी के पास सरक कर हाथ उसकी बाह पर रख दिया। अब डर नहीं लगेगा तुम्हें? कुछ देर बाद पार्वती तो सो गई, पर महेशा को नींद नहीं आ रही थी। पार्वती का एक पैर एकाएक हिला और सांस तेज हो आई, जैसे डर रही हो। महेशा ने उठकर उसके माथे पर हाथ फेरा। बड़ी देर तक बैठा देखता रहा और जब उसे नींद आने लगी तो लोहे का एक चाकू लाकर उसने पार्वती के सिरहाने रखा और लेट गया, जैसे पार्वती एक नन्ही सी बच्ची हो। इन दिनों उसका मन बहुत भरा भरा रहता है। पार्वती इस लायक नहीं थी कि उसे झील तक ले जाता, खुद भी बैठता और कब उसे भी दिखाता वहां की सुंदरता। इसलिए वह आसपास ही कुछ देर के लिए चला जाता। हाफिज जी बिसाती की दुकान पर अगर बैठ जाता तो पार्वती के लिए नाखूनों की लाली, कोई छोटा सा शीशा या ऐसी कोई चीज खरीद लाता जिससे हाफिज जी नई चाल की बता देते। एक दफा हाफिज जी ने उसे फोटो फ्रेम दिखाकर कहा, इसमें मियाँ बीवी की तस्वीर लगती है, बड़े घरों में लोग इसे रखते हैं। फोटो फ्रेम तो वह ले आया, पर तस्वीर नहीं थी। तीसरे ही दिन पार्वती को तैयार कराया, सारे गहने उसे पहनने को मजबूर किया और खूब तेल लगाकर रामा फोटोग्राफर के दुकान पर जा पहुंचा। साथ साथ बैठते हुए उसने पार्वती के सिर का पल्लू कानों के पीछे कर दिया और अपनी कमीज की जेब में सतरंगी रुमाल, रेशमी रुमाल रख दिया। उसने गले की का ताबीज भी खींचकर ऊपर कमीज पर निकाल लिया ताकि तस्वीर में सब कुछ दिखाई पड़े। उसने पीछे बाग का पर्दा लगवाया जिसमें दो चिड़िया चोंच से चोंच मिलाए बैठी थी। पार्वती को भी यह पर्दा पसंद आया था, लेकिन तस्वीर में और अब तो सब ठीक आया। अफसोस सिर्फ बालों का था। ससुर ने हमें बूढ़ा बना दिया, काहे पार्वती?
तुम्हें ही शौक चढ़ रहा था, 1 रुपया खराब कर दिया। पर महेशा को इस बात का मलाल नहीं था। उसने तस्वीर को फ्रेम से लगाकर बरामदे की घरौंची पर सजा दिया। ऐसी तस्वीर मुश्किल से किसी के घर निकलेगी, मुख्तार साहब के घर निकल सकती है। उस दिन भी हाफिज जी की दुकान पर बैठकर लौट रहा था। पार्वती के बालों में लगाने के लिए विलायती पिन लाया था। पिन के पत्ते पर बनी मेम को वह ताक रहा था कि पार्वती ने पूछा, मंदिर के लिए मिस्त्री से बात हुई? मिस्त्री तो नहीं मिले, पर एक नई बात सुनने में आई है। का? पार्वती ने उत्सुकता से जानना चाहा। अपनी बस्ती में बिजली लग गई है। चुंगी वाली बड़ी कोशिश में है, पर पैसा पास नहीं है चुंगी के। तो बिजली कहाँ लगेगी? सुना, चुंगी अपनी कुछ जमीन बेचने की बात सोच रही है। ऐसी जमीनें जो उसके लिए बेकार हैं। महेशा ने कहा तो पार्वती एकदम बोली, चुंगी अगर बेचे तो अपने चबूतरे के पास वाला कूड़ादान खरीद लें हम। चबूतरे पर मंदिर हो जाएगा और उधर मुसाफिरों के लिए छोटी सी धर्मशाला। तुम जरा सच्ची बात पता लगाओ। बात तो सच्ची है, हाफिज जी का रोज चुंगी आना जाना लगा रहता है। गलत खबर नहीं लाएंगे। वो ही बता रहे थे। महेशा ने जैसे उसे इत्मीनान दिलाया। मौका लगा तो खरीद लेंगे। क्या पता कब तक हो। झील की ओर से तभी चिड़ियों का कातर शोर सुनाई दिया। उसका मन बहक गया। एकदम बोला, शायद शिकारी आए हैं। ऊपर आसमान से आंग आंग करते चक्रवाकों का जोड़ा गुजर रहा था। महेशा का मन ग्लानि से भर आया। बोला, इन्हें मारने से फायदा। इतनी सुंदर चिड़िया है, पर मुर्दा खाती है। आजकल नई नई चिड़िया बहुत दिखाई पड़ती हैं, पहचान में भी नहीं आती। पार्वती ने कहा, न जाने कहाँ से आ जाती हैं। ये चिड़िया मेहमान है, कार्तिक खत्म होते ही और फागुन चैत तक चली जाती हैं। महेशा पार्वती को बता रहा था, हमने चिड़िया के अंडे भी जमा किए हैं। तुझे नहीं बताया, नहीं तो घर से निकाल देती। अब भी निकाल सकती हूँ, पार्वती कह ही रही थी। दिखाऊं? कहता हुआ महेशा उठकर गया और तरह तरह के सफेद चितकबरे हरियाले से अंडे उठाकर ले आया। देख पार्वती, यह वाघ का अंडा है, यह सारस का और यह सोना पतारी का। महेशा एक एक अंडा उठाकर दिखाने लगा। वैसे तो पार्वती नहीं छूती, पर उसने सोना पतारी का अंडा हाथ में ले ही लिया। घुमाकर देखते ही वह हाथ से छूटकर गिर पड़ा और टूट गया। पार्वती के मुंह से चीख निकल गई, हाय दैया! टूट गया तो क्या हुआ? महेशा ने सरलता से कह दिया। पर पार्वती के चेहरे पर काले बादल से छा गए। उसका दिल धक से रह गया। बहुत धीमे स्वर में बोली, सगुन हो गया, और आंचल में मुंह छिपाकर रो पड़ी। पार्वती उस दिन भविष्य के अंधकार में परिणामों को सोचकर रोई थी। बिल्कुल वैसे ही करुणापूर्ण असहाय से भरी आवाज जच्चा बच्चा अस्पताल में थी। महेशा को सब कुछ याद आता है। ये कैसे होता है कि आदमी हमेशा एक ही तरह से रोता है। पार्वती की वह आवाज उसे भूलती नहीं। जब उसने अस्पताल के पलंग पर पड़े हुए महेशा को अपने पास बुलाया था। इतने दिन चढ़ गए हैं। डॉक्टरनी कहती हैं चीरा लगाना पड़ेगा। पार्वती का रोम रोम जैसे कांप रहा था चीरे का नाम सुनकर। आंखों में आंसू भरकर उसने महेशा की बाह पकड़ ली थी और बड़े ही दर्द भरे स्वर में कहा था, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। दिल छोटा क्यों करती हो पार्वती? तुम जीती जागती घर पहुंचोगी। मैं मंदिर बनाऊंगा और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला। लेकिन पार्वती जीती जागती घर नहीं पहुंची। बच्चा पेट में मर गया था और ऑपरेशन के बाद भी उसकी हालत बिगड़ती बिगड़ती हालत को अकेली डॉक्टरनी संभाल नहीं पाई। सारा शरीर नीला पड़ गया। पार्वती के शरीर में जहर फैल गया था। महेशा पार्वती का हल्का नीलापन लिए शरीर ठीक वैसा ही लगा जैसा उस दिन चांदनी में उसने देखा था। पार्वती की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। वह एकदम निश्चिंत लग रही थी। उसने महेशा को पास बुलाकर कहा था, अब मंदिर जरूर बनवा देना, पार्वती मंदिर। मंदिर सोचकर ही महेशा का कलेजा फट गया। आखिरी आस थी उसे। चीख कर बोला था, ऐसा मत कहो पार्वती। बच्चा मर गया तो क्या हुआ? तू तो जीती जागती है। मुझे देख लो, अच्छी तरह देख लो। पार्वती की आंखों में आंसुओं की धार बह बहकर कानों के पास से होते हुए नीचे गिर रही थी। फिर उससे देखा नहीं गया, जैसे पार्वती के प्राण खिंच रहे थे और पार्वती के निचले होंठ सूखकर चटक गए थे। महेशा की दुनिया वीरान हो गई और वीरानापन देख आदमी पगला जाता है। अब उसे सिर्फ पैसे की फिक्र थी। पार्वती का फैला हुआ रुपया वह बड़ी कड़ाई से वसूल कर रहा था। घर का अकेलापन उसे काटने दौड़ता। इतना प्यार पाकर अब जैसे उसकी आदत बिगड़ चुकी थी। यूं पार्वती से 10 बरस छोटा था महेशा, पर पार्वती की मौत के बाद वो उसे 10 बरस बड़ा लगने लगा। कनपटियों पर 3 ही बरस में सफेदी आ गई और गर्दन के नीचे की खाल झुर्रियों से भर गई। सचमुच आदमी बूढ़ा नहीं होता,
वक्त उसे बूढ़ा बना देता है। सूने घर में महेशा 8-8 आंसू रोता और उसे पार्वती की एक-एक बात याद आती। धीरे-धीरे रुपए की उसकी तृष्णा मरती सी लगी। हाफिज जी की दुकान से गुजरता तो उस आवाज सुनकर कह देता, अब क्या करूंगा बैठ के हाफिज जी, मियाँ पहनने-ओढ़ने वाली तो चली गई। एक दिन हाफिज जी ने उसे हाथ पकड़कर बैठा लिया। बैठे-बैठे बात चल निकली। सुना मंदिर बनाने की फिक्र में हो? बस यही तो एक काम है हाफिज जी, किसी तरह मंदिर और एक छोटी सी धर्मशाला बन जाए तो मन को शांति मिले। पार्वती यही तो कहती थी। यह तो धर्म का काम है, बनाने खड़े होंगे तो 10 आदमी हाथ बटाएंगे, तुम शुरू तो करो। हाफिज जी ने उसकी तरफ उदास नजरें देखकर तसल्ली दी। कभी जरूरत पड़े तो 10-20 रुपए हमसे भी ले लेना। बहुत दिन बीत गए। झील वाले रास्ते पर कुछ लोग दिखाई पड़े। उसके पैर उधर उठ गए। कुछ सैलानी थे। 4 मर्द और 2 औरतें। औरतें सुंदर तो नहीं थी लेकिन फिर भी वह उनके साथ पीछे-पीछे चल दिया। काफी दिनों बाद वह आया था इधर। नीली झील खामोश थी। किनारों पर गीली आंखों की तरह नमी थी और घास की टहनियां हवा में इधर-उधर धीरे-धीरे पानी को सहला रही थी। नरकुल की लंबी पत्तियां पक्षियों की कलंगी की तरह कांप रही थी और पानी में डूबी सिवार के सूतों से मछलियों के बच्चे कतरा-कतरा कर निकल रहे थे। फिर सवन हंसों का एक झुंड अपने राग का स्वर मिलाता हुआ झील के दूसरे किनारे पर उतर पड़ा और 2-4 हंस गेहूं के और चने के खेत में घुसकर अंकुर खाने लगे। गर्दन उठा-उठा कर वे ऐसे देख रहे थे जैसे अजनबी हों और सचमुच वे अजनबी ही हैं। महिसा पांडे का मन न जाने क्यों भर आया। ये सवन हंस अब आए हैं, 4-5 महीने रहकर पार्वती की तरह चले जाएंगे या फिर किसी शिकारी का शिकार हो जाएंगे और इनके परों को पकड़कर शिकारी ऐसे लटका ले जाएगा जैसे मुर्दा पार्वती को अस्पताल के भंगी पलंग से उठाकर उस सूने बरामदे में ले आए थे। तभी करकर्रा बोला। सफेद कलंगी की शान में वह गर्दन लपकाता हुआ चला जा रहा था। शायद आरामदेह रेतीली जमीन खोज रहा है। फिर एक भयंकर धड़ाके की आवाज से वो चौंक उठा। बाईं ओर फैले दलदल से सारमनी की तुरही से तेज चीख आई और गूंजती रही। वह बार-बार चीख रही थी और सारस अकुलाया सा कुछ ऊपर चक्कर काट रहा था। कभी वह दलदल में उतरकर चीखता, कभी लंबे-लंबे डग भरकर इधर-उधर लपकता और वैसी ही तेज आवाज में चीखने लगता। गिरी हुई सारसनी की आवाज फट गई थी और उसकी गर्दन कुचले हुए सांप की तरह फड़फड़ा रही थी। समन हंसों का झुंड तट से भागकर खेतों में चला गया। अभी-अभी कुछ क्षण पहले का स्वप्निल वातावरण एकदम भयानक हो उठा। झील का पानी सीमा में बद्ध जैसे थर्रा रहा था और भीगे किनारों पर निर्जीव स्वर टकरा रहे थे। पेड़ों में अभी सनसनाहट भर गई थी। दलदल में घायल पड़े सारस को उठाकर ले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की। महेश पांडे ने पास आकर उन सैलानियों को देखा। उसे उम्मीद थी पार्वती की तरह ऐसे क्षण में इन औरतों की आंखों में पानी डबडबा आया होगा, पर उनमें तो शिकारी के निशान की प्रशंसा भरी थी। वह घर लौट आया। रात भर उस अकेले घर में उसे बार-बार वही तेज आवाज सुनाई पड़ती। फिर जानना जाने कहाँ से अस्पताल में चीखती पार्वती की आवाज़ें आने लगीं। सुबह होते ही उससे नहीं रुका गया। वह सीधा झील पर पहुँचा। झील के ऊपर वहाँ धुआँ धुआँ धीरे-धीरे साफ हो रहा था। कांध का जोड़ा किनारे पर बैठा काई खा रहा था। झील के शांत सौंदर्य ने उसे इस क्षण बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। उसके पैर दलदल की ओर बढ़ गए। सारस उसे दिखाई दिया। वह मृत पड़ी सारसनी के पंखों में चोंच गड़ा-गड़ा कर उसे जगा रहा था। शायद और जब सारसनी नहीं जगी तो वह विलाप करता झील की ओर आया। वहीं पेड़ के नीचे बैठकर वह देखता रहा मानसरोवर और कैलाश से आए देवहंसों को, जो गंधर्वों के देश से आए थे प्रवास के लिए। कोमल और पवित्र पक्षी, हल्की किरणों के सोना पतारी के स्वर्ण पंख चमचमा उठे। उसका मन उदासी से भर गया। इन परदेसी पक्षियों से क्या नाता जोड़ना? बैठे-बैठे वह जब ऊब जाता तो बस्ती की ओर चला जाता। बस्ती में नापझोंक होने लगी तो लोगों को विश्वास हुआ कि अब बिजली लग जाएगी। महेश पांडे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सुना उत्तर की तरफ बहुत बिजली पैदा की जा रही है, वहीं से आ रही है। तभी मुनादी वाला ऐलान करता सुनाई पड़ा। बहुकुम चेयरमैन साहब के चुंगी की कुछ जमीनों का नीलाम बतारीख 4 जनवरी सोमवार को चुंगी अहाते में सवेरे 8 बजे होगा। जमीनों के नक्शे दफ्तर चुंगी में खरीदारों के लिए लगे हैं। हर खास व आम को खबर दी जाती है और मुनादी वाले ने तबले पर बांस की खपच्चियों से चोट की और आगे बढ़ गया।
4 जनवरी के लिए अभी 20 दिन थे। महेश पांडे के दिमाग में चबूतरे के पास वाली जमीन घूमने लगी। चुंगी को बिजली के लिए रुपए की जरूरत है और उसे जमीन की धर्मशाला के लिए। मंदिर और धर्मशाला की बात को लेकर वह सभी के पास पहुंचा। धर्म का काम है, आप कुछ मदद कर दें। धर्मशाला पंचायत कर दी जाएगी। आप लोग मदद करें तो यह कारज हो सकता है। मारवाड़ी मिल वालों ने एक मुश्त 50 रुपए दे दिया, लेकिन उसका खाता डाकखाने में खुलवा दिया। महेश पांडे ने 3,000 रुपया भी उसी खाते में जमा कर दिया। इन 20 दिनों के बीच वह घर घर घूमा, मुख्तारों के पास गया, हलवाइयों और वैद्यों के पास गया, कपड़े के आढ़तियों से लेकर अंग्रेजी डॉक्टरों तक पहुंचा और कुल मिलाकर 1,000 रुपया और जमा हो गया। सबकी आंखों में महेश पांडे का रुतबा और सम्मान एकाएक बढ़ गया था। अब वह सिर पर गेरुआ साफा बांधने लगा था और हाथ में लाठी लेकर चलता था। शरीर कुछ शिथिल हो रहा था, लेकिन इस ढलते शरीर के साथ भी वह दिन भर घूमता। अपने साफे में किसी चिड़िया का एक गिरा हुआ सुंदर सा पंख कलगी की तरह खोस लेता। चुंगी दफ्तर में जाकर वह नक्शे भी देख आया था। नीलाम का दिन पास आ रहा था और जैसे जैसे वह दिन निकट आता, महेश पांडे की उदासी और बढ़ती जाती। झील पर शिकार खेलने के लिए आदमियों की बहुत सी टोलियां इस बीच आई और गईं, और अपने घर पर बैठे या बस्ती में घूमते हुए उसने जब जब चीत्कार सुने और साहब शिकारियों को नरम पर वाली चिड़ियों को लटकाए ले जाते देखा, तब तब उसे पार्वती की याद आई बेतरह। उसकी हालत भी तो सारस के जोड़े की तरह थी। घर में लेटता तो उड़ते पक्षियों के नरम कोमल परों की सरसराहट उसे महसूस होती, जैसे पार्वती कैलासन की धोती पहने अदृश्य रूप से गुजर गई हो। पर्वतों से आए मेहमान पक्षियों के सफेद और सेमल की रुई से सजीले पंख और पार्वती के सफेद दांत। सुबह उठा तो मन नहीं लगा और वह शांति पाने के लिए झील की ओर चला। झील पर पहुंचकर अपनी लाठी से वह काई को छितराता रहा। दीवार के सूतों को उलझाकर उसने निकाला, नन्हे नन्हे बीज चुनकर मुंह में डाल लिए और उठकर उधर चला गया जिस ओर जलमंजरी खिली हुई थी। जलमंजरी के पास से ही दलदल शुरू होता था। नारी की बेल पानी में तारों की तरह बिछी हुई थी और गांठों के पास नन्हे नन्हे घोंगे चिपके हुए थे। सूत सी सफेद नन्ही नन्ही जड़ें मछली के उजले पंखों की तरह धीरे धीरे कांप रही थी। दलदल में घुसकर उसने जलमंजरी के फूल तोड़े और गुच्छा बनाकर लौटने लगा। सोना पतारी की का झुंड रात भर चारा खाकर उड़ने ही वाला था कि गोली उस पार से छूटी और उड़ते हुए सोना पतारी के झुंड में से एक पक्षी बिलबिलाकर छप से झील के बीच गिर पड़ा। उसने सोने के पंख पानी में छितरा गए और नीली झील के खामोश पानी में हलचल हुई। एक क्षण बाद ही लाल खून की एक पतली सी लकीर पानी पर खींची और सोना पतारी तैरती हुई इस पार जाने की कोशिश करने लगी। उसके नरम पर फड़फड़ा रहे थे और पानी पर खून की लकीरें उसके पीछा कर रही थी। झुरमुट में से शिकारी निकले। उन्होंने देखा वह पक्षी तैरता हुआ उस किनारे निकलकर किसी झाड़ी में दुबक कर खामोश हो गया। शिकारियों ने बहुत खोजा पर पक्षी नहीं मिला। झील पर मिटती हुई लकीर के बीच एकाध पंख पड़ा था। उसका मन उचाट हो गया। जलमंजरी के फूलों को वहीं फेंक कर वह लौट आया। पार्वती की याद उसे फिर आई और नीलाम वाले दिन उसने 3,000 की बोली लगाकर चबूतरे के पास वाली जमीन नहीं, दलदल नीली झील खरीद ली। लोगों की आंखें फट गई। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और मन में लगता कि अब तो पार्वती को भी जवाब नहीं दे सकता। उसके पास जवाब है ही क्या। फागुन आते आते मेहमान पक्षी उड़ गए, सवन हंस चले गए, सफेद सुरखाब अपने पुराने घरों में लौट गए, मोर संद ककर्रा और सरप पक्षी भी चले गए। झील बहुत सूनी हो गई थी, पर महेश पांडे का विश्वास था कि ये फिर हमेशा की तरह अपने झुंडों के साथ कार्तिक के अगहन में तक वापस आ जाएंगे। महेश पांडे लिखना विखना तो नहीं जानता था, बस झील वाले रास्ते के पहले पेड़ पर उसने एक तख्ती टांग दी थी जिस पर लिखा था, यहाँ शिकार करना मना है, और नीचे की पंक्ति थी, दस्तखत नीली झील का मालिक महेश पांडे। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत ही आपने मन से सुनाई और दिल को छू गई। धन्यवाद आकांक्षा जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। और दोनों लेखक नई कहानी जो मूवमेंट शुरू हुई थी उसी में से उभरे थे, जिसमें राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश थे।
और आज मुझे लगता है कि ज़रूर पापा को भी अच्छा लगा होगा इन दोनों लेखकों की कहानियाँ सुनकर, क्योंकि उन दोनों के साथ बहुत उनके अच्छी दोस्ती थी, बहुत प्यार के संबंध थे। तो ये कहानियाँ सुनाने के लिए हम मुझे भी और सारे जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, फ़ेसबुक के पाठक हैं, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने मौका दिया। आप शुक्रिया। जुड़ी, आपने समय दिया, इतना सुंदर पढ़ा, आपका भी धन्यवाद और आपका भी सुधा जी। थैंक यू। शुक्रिया।